बदलते वक्त की कुछ चुनौतियां होती हैं। वक्त बहुत तेजी से बदल रहा है और उसी स्पीड से, रादर ग्रेटर स्पीड से चैलेंजेस इमर्ज हो रहे हैं। आज हिंदुस्तान भी थोड़ा मुश्किल वक्त से ऐसा हम लोग महसूस करते हैं गुजर रहा है, लेकिन बहुत बुरे वक्त से गुजर रहा है ऐसा नहीं है। इससे बुरा वक्त कई बार मैंने अपने लाइफ टाइम में देखा है, आप लोगों ने शायद और भी देखा हो। कोई भी वक्त दोनों चीजों का मिक्स होता है, कुछ के लिए बहुत अच्छा होता है और वही वक्त कुछ के लिए चैलेंजिंग होता है। आपको देखना ये है कि मुश्किल वक्त में जो चैलेंजेस हैं उनको डील करने की सलाहियत, कैपेबिलिटीज कैसे पैदा करें ताकि उससे बेहतर वक्त क्रिएट हो और वो साइकिल फिर चलेगी। हिंदुस्तान इस वक्त एक बहुत, अगर नेशनल पर्सपेक्टिव में देखें, हर आदमी इस बात से इत्तेफाक रखेगा कि पूरी दुनिया में इंडिया एज ए ब्राइट स्पॉट के तौर पे देखा जा रहा है। आज से अगर 20 साल पहले के फिगर्स देखें तो ज्यादातर पैरामीटर्स में कहीं पर हिंदुस्तान टॉप 10 में नहीं था। यहाँ तक कि आज से 10 साल पहले इकोनॉमी में भी टॉप 10 में नहीं था, लेकिन अब या तो बढ़ते बढ़ते हर एक फील्ड में टॉप 5 में आ गया, टॉप 7 में आ गया, टॉप 3 में आ गया है, एग्रीकल्चर में टॉप 2 में है। तो बड़ी स्पीड के साथ बढ़ रहा है। दुनिया के अगर आप इकोनॉमी देखें तो कोई 95-97 ट्रिलियन डॉलर की है। हिंदुस्तान की आबादी तो दुनिया की आबादी के करीब 15-16% है, लेकिन हिस्सा हमारा 3.2-3.3 ट्रिलियन डॉलर है। इसका मतलब अभी बहुत रास्ता तय किया जाना बाकी है। लेकिन जिस स्पीड के साथ ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस हो रहे हैं हिंदुस्तान में, अनप्रेसिडेंटेड लेवल के अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही है। अब हम लोग ये देखना है कि अगर बाकी सब लोग इन अनप्रेसिडेंटेड अपॉर्चुनिटीज को और डेमोक्रेसी के लीवर को लिवरेज करके आगे बढ़ रहे हैं, तो हम लोग बढ़ने में क्या क्या दिक्कतें आ रही है उसका कोई ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करना जरूरी है। क्योंकि अगर डायग्नोसिस ठीक से नहीं होगी तो प्रिस्क्रिप्शन नहीं बनेगा ठीक से, प्रिस्क्रिप्शन नहीं बनेगा तो फिर हेल्थ वैसी ही बनी रहेगी। तो अक्सर चूंकि इमोशंस का ओवरडोज हम लोगों पे रहता है, इसलिए कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिविटी में हम लोग कमी पाते हैं जब भी एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं किसी सिचुएशन को। अनफॉर्चुनेट पार्ट ये भी है कि एक नेशनल लेवल का भी कोई बहुत प्रोफेशनल थिंक टैंक जैसा डेवलप हम लोग 70-75 साल में नहीं कर पाए हैं। आइडियली होना ही चाहिए था कि नेशनल लेवल पे तो 70-75 साल पहले बन जाना चाहिए था। अब तक सब एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी ये हो जाना चाहिए था कि आज के हालात क्या हैं उनको भी एनालाइज करें, ट्रेंड्स क्या है। कुछ ट्रेंड्स जो होती है वो वक्ती होती हैं, उनको अगर रिस्पॉन्ड करने के लिए हम लोगों ने एनर्जी लगाई तो कुछ वक्त बाद पता चला वो ट्रेंड्स तो पास हो गए, हम लोगों के एनर्जी और ऑर्गेनाइजेशन बने रह गए। तो जो ट्रेंड्स स्टे करने जा रही हैं, जिनका थोड़ा सा परमानेंट कैरेक्टर निकल के आ रहा है या लॉन्ग टर्म कैरेक्टर, उनको रिस्पॉन्ड चाहे अपॉर्चुनिटीज या चैलेंजेस के शेप में जो भी, उसके लिए हम लोग तैयारी करना पड़ता। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक हम लोग ठीक होना चाहिए था, अनफॉर्चुनेटली नेशनल लेवल पर भी नहीं है। तो इशू ये सामने है कि जो अपॉर्चुनिटीज जितना तेजी से निकल रही है, अगर हमारी कम्युनिटी उनको अवेल नहीं कर पा रही है तो कहाँ पे कमी है उसको एनालाइज करने की जरूरत है, उसके लिए तैयारी करने की जरूरत है। तो एनजीओ का जो फॉर्मेशन है, जो आपने ट्रस्ट बनाया, मुझे लगता है कि जो आपने 4 एरियाज आइडेंटिफाई किए हैं, जो ज़्यादा मुझे समझ में आ रहा है वो ये है कि अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा जरूरत है। एम्पावरमेंट थ्रू अवेयरनेस, पॉलिटिकल अवेयरनेस की भी जरूरत है, जो कलीम साहब ने अभी जिक्र किया जिसका, और जो अपॉर्चुनिटीज हैं उनके लिए भी, और लोगों को लिंक कर देना अपॉर्चुनिटीज के साथ में फैसिलिटेशन। तो अवेयरनेस एंड फैसिलिटेशन मुझे लगता है एनजीओज का ग्रेटर रोल इस वक्त में है, क्योंकि आपको खुद अपॉर्चुनिटीज पैदा नहीं करनी, आपको अस्पताल खुद नहीं बनाना है। अगर बनाते हैं तो प्लीज टेक दैट एज ए बिजनेस एंटरप्राइज। अगर आपका हॉस्पिटल बनाने का इरादा है, स्कूल बनाने का इरादा है, इंडस्ट्री लगाने का इरादा है, तो आप कौम की खिदमत के नजरिए से कम ज़्यादा उसको एज ए एंटरप्राइज सक्सेसफुल बनाएंगे, तब तो आप सर्व कर पाएंगे। बिकॉज एलिंग इंस्टीट्यूशन इज गुड टू नन, इनफैक्ट दैट डज ग्रेटर डिसर्विस। सो देयरफॉर अगर सिर्फ ये समझ रहे हैं कि आपको कौम के लिए ये करना है, उसके इदारे बनाने, नहीं, जो इदारे बने हुए हैं वहाँ पे बहुत कम ऑफर्ट से आप लोगों को एक्सेस दिला सकते हैं। देयरफॉर मुझे याद है 2009 में जब मनमोहन सिंह जी की सरकार रिपीट हुई तो मैं मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट की कॉन्फ्रेंस रखा था, तो उसमें एक हमने फ्रेज पॉइंट किया था, अवेल व्हाट इज
available to be availed. Yeah, access, what is available to be accessed in terms of jobs, in terms of education, in terms of government welfare programs, in terms of market opportunities. आज भी वो चीज़ लागू होती है कि इदारे हैं एजुकेशन के ऑल ओवर कंट्री सभी फायदा उठा रहे हैं, नो एडमिशन का नो एंट्री का बोर्ड कहीं नहीं है, जॉब्स भी क्रिएट हो रही है, वेलफेयर प्रोग्राम्स बड़े साइज के हैं, लेकिन जो एक्सेस कराने के लिए जो हम लोग का मैकेनिज्म होना चाहिए, जो इंस्टीट्यूशन होने चाहिए, उनकी कमी है। और आई रिकॉल नाउ 2006 जब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पेश हुई थी तो पूरे मुल्क का सबसे पहला प्रोग्राम शायद हमने सबसे पहले था, क्योंकि हर स्पीकर ने ऐसा कहा वहाँ पे। तो रहमान खान साहब आए थे तो उन्होंने भी ये कहा था कि गवर्नमेंट में ये पर्सपेक्टिव बन रहा है कि एलोकेशन माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के बढ़ाए जाएं और नॉन एलोकेशन के बजट क्रिएट किए जाएं अलग अलग स्कीम को क्लब करके, लेकिन जो बजट माइनॉरिटी मिनिस्ट्री में है और वो अभी साल भी ऐसा ही हुआ है, वो तो स्पेंड हो नहीं रहा है। उसका नहीं स्पेंड होने की वजह ये है कि कमिटेड एंड क्रेडिबल एनजीओ जो स्कीम्स को डिलीवर कर पाए मासेस को, उसकी कमी है। तो आप जब एनजीओ बना रहे हैं, क्योंकि और तो बातें बहुत और ओकेजन पे भी की जा सकती है, लेकिन आज आपके कॉन्टेक्स्ट में जो बात रखनी है उस पर मैं आता हूँ कि कम से कम 25 एनजीओज वेस्टर्न यूपी में, जहां मुस्लिम पॉपुलेशन 25% से 45% के बीच या 50% तक है वहां, और जो कम मुस्लिम आबादी वाले वहां कम से कम 10 से 15 एनजीओज हर एक डिस्ट्रिक्ट में अच्छे प्रोफेशनली मैनेज एनजीओज हो, जिनके क्रेडिबिलिटी बने और जो अपनी कॉम्पिटेंस को एनहांस करते रहे, मैक्सिमाइज करते रहें। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है वो डॉक्यूमेंटेशन होता है। अगर आपने डॉक्यूमेंटेशन करेक्ट नहीं किया तो किसी भी स्कीम को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, चाहे वो 3 साल का पीरियड आपका हो जाए। तो एक सबसे बड़ा कम्युनिटी का चैलेंज है, अगर ये मान लें कि स्कीम्स बड़े तादाद में हैं और हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स की भी हैं, सेंटर की भी हैं, इंस्टीट्यूशंस की भी हैं, इंटरनेशनल बॉडीज की भी हैं, लेकिन जो ब्रिजिंग द गैप वाला जो चैलेंज है वो हमारे सामने आज खड़ा है। और उसमें सबसे जो इफेक्टिव रोल हो सकता है वो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस का हो सकता है, चाहे वो ट्रस्ट के नाम से रजिस्टर करें, चाहे सोसाइटी के नाम से करें, चाहे वो सेक्शन 8 कंपनी के नाम से करें। तो ये आपने किया है, तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ इस बात के लिए। और इसकी मैं एक एडवाइस भी देना चाहता हूँ कि आप इसका डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर करें और अपॉर्चुनिटीज वेलफेयर प्रोग्राम जो है स्कीम्स है गवर्नमेंट के, उसको एनालाइज करते रहें। लेकिन उससे भी बड़ा जो फंड आज की तारीख में अवेलेबल है वो CSR फंड है कॉर्पोरेट्स के पास में। मैं सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस के साथ एक दिन बैठा था, तो वो 350 जो PSUs हैं, PSUs को तो आपको पता है 1 लाख करोड़ की कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी सेल हैं, भेल है, ONGC है, सब इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन वगैरह है। तो कोई 255 कंपनी उन्होंने बताया प्रॉफिट में है, जिसका मतलब हर एक प्रॉफिट वाली कंपनी वो अपना 1-2% जो है प्रॉफिट का वो खर्च करना है उसको। तो हाउ टू एक्सेस द फंड्स फ्रॉम कॉर्पोरेट सेक्टर इंक्लूडिंग पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, PSUs and government welfare programs including the banking institution and so on। इसके लिए आपको डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर रखना है, और बिना डॉक्यूमेंटेशन के आप शायद उसको नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस टाइम पे सख्ती बढ़ रही है। दिस गवर्नमेंट टेम्परामेंटली इज नॉट वेरी हैप्पी विद NGOs, philosophically this government is not very comfortable with NGOs and so also with the small media houses। तो आपको वो देखना है कि उस अनहैप्पीनेस से आप अफेक्टेड ना हो एंड अपॉर्चुनिटीज को एक्सेस करके कम्युनिटी को फायदा पहुंचा सकें। जैसा करीम साहब ने एक हदीस को कोट करके कहा कि एवरी इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशन मस्ट एग्जिस्ट टू बेनिफिट अदर्स, सोसाइटी एट लार्ज। तो इस चीज़ को आगे बढ़ाइए और कैसे और ज़्यादा एनजीओ आपसे लर्न करके या इंडिविजुअल लर्न करके एनजीओ और बना के डिलीवर कर पाए प्रोग्राम्स को, बेनिफिट कर पाए लोगों को, मुझे लगता है चैलेंज बड़ा है। ये जो वक्ती तौर पर बदलाव है, पॉलिटिक्स बदलती रहती है, दुनिया हर पल बदलती रहती है, तो ये भी वक्त गुजर जाएगा। लेकिन हम लोग इस मुश्किल के वक्त में अपनी कैपेबिलिटीज बढ़ा लें ताकि बेहतर वक्त उससे क्रिएट हो। मुझे लगता है इस डायरेक्शन में सोचना चाहिए। और सबसे बड़ा इसका इम्पोर्टेंट जो रोल आपको प्ले करना है वो है अवेयरनेस क्रिएशन, चाहे वो पॉलिटिकल अवेयरनेस हो, चाहे वो एजुकेशनल अवेयरनेस हो, चाहे वो इकोनॉमिक बिजनेस से जुड़ी हो। This is one of the very critical aspects that we must look forward to handling with all seriousness and with command. बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।